तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी BBMQ का CC5 का लास्ट चैप्टर यूनिट 3 दैट इज़ अरिथमेटिक। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने कुछ बता दिया था अरिथमेटिक का कुछ टॉपिक, वो वीडियो किसी इशू से बंद हो गया था, तो इसका पार्ट 2 वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम लोग जो है बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है उसमें मैंने स्क्वायर रूट बताया था, तो स्क्वायर रूट को आपको बेसिकली सवाल जो वर्गमूल का आएगा, अगर आपको वर्गमूल नहीं आता तो मुझे कमेंट बता दें, तो मैं आपको वर्गमूल का एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद से जो है परसेंटेज आपका टॉपिक है एक अरिथमेटिक में, सेमेस्टर 2 का UG में CC5 में। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे। तो परसेंटेज जो है इसका हिंदी होता है प्रतिशत, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। और प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में समझेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप सारे क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसे कि प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाता है। प्रतिशत को चिन्ह ये से व्यक्त करते हैं। जैसे कि 5/100 का अर्थ है 5%। भिन्न में अगर 100 रहेगा आप समझ लीजिएगा ये प्रतिशत है, मतलब कि 100 में 5, 100 में 5% का मतलब है 100 में 5। अगर कोई 80% लाया है तो 100% में 80% लाया है। अगर कोई 90% नंबर लाया है तो 100% में से 90% नंबर लाया है। तो वही है कि प्रति सैकड़ा मतलब कि 100 में 5, प्रति सैकड़ा मतलब कि 100 में, प्रति सैकड़ा मतलब कि 1 सैकड़ा, ठीक है ना। प्रति का मतलब 1 होता है तो 1 सैकड़ा, ठीक है। इसके बाद आप देखो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे अगर भिन्न है तो इसको प्रतिशत में बदलना है। अगर मुझे प्रतिशत में लाना है तो क्या करना होगा, इंटू करना होगा 100 से, ठीक है। आप समझ लो, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये याद करके रख लो, नोट में डाल लो, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो इंटू करेंगे 100। बस आप ऐसे डाल लो कि प्रतिशत में चेंज करना है प्रतिशत में, तो इंटू 100, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2/5 था तो इसको 100 से इंटू कर दिए, और फिर हमने जैसे कि 2/5 है, इसको प्रतिशत से बदलना है, इसको 100 से इंटू करेंगे, तो 5 से काटेंगे जो 20 बार में, तो 22 जा 40, ठीक है। 22 जा 40, तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका प्रतिशत में आएगा, क्योंकि आपको प्रतिशत में ना बदलना था, तो आपका ये आंसर किस में आएगा, प्रतिशत में, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये पूर्णांक, इसको आपको प्रतिशत में बदलकर मान क्या होगा, तो 4/5 है। प्रतिशत में बदलना तो क्या करना होगा, गुना 100, काटो इसको 5 20 से 100 और 20 के ऐसे, तो आपका कितना हो जाएगा, 80% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत को भिन्न बदलना, वहाँ पे प्रतिशत में बदलना था, भिन्न को प्रतिशत में, अगर प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो प्रतिशत दिया रहेगा आपको, ठीक है ना, ऐसा प्रतिशत दिया रहेगा, उसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। इस प्रतिशत को हटाना है, अगर इसको लाना रहेगा तो इंटू 100, अगर इसको हटाना रहेगा तो बटा 100, तो 40/100, ठीक है। तो ये काट दो, ये कट देगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब कि ये जो प्रतिशत है ना ये बटा 100 नीचे में हो जाता है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2/5। ये आपका देखिए यहाँ पे आंसर है। या फिर आप देखो यहाँ पे 40/100 थे, यहाँ पे 40%, 40/100, इसको एक तरह से, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तरीके से, और हम इसी प्रकार हम प्रतिशत को भी दशमलव भिन्न बदल सकते हैं, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पे तो भिन्न बदल लिए, लेकिन अगर दशमलव भिन्न बदलना है तो बदल सकते हैं, 40/100 करके ना काट करके इसको पॉइंट बदल सकते हैं, 1 0 के बदले 1 अंक, 1 0 के बदले 1 अंक, और इस 1 के बदले यहाँ पॉइंट। इसको मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में डिटेल से कि कैसे पॉइंट बदलते हैं, ठीक है। हाँ 0.4 हो गया, लेकिन यहाँ भी 0.4 आया, तो बात वही ही है ना, यहाँ के पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू नहीं होता है। ये कैसे बनाया है ना, मैं बताती हूँ थोड़ा सा आपको डिटेल में। यहाँ पे 40/100 था, ठीक है, इससे हमने बदल के रखा 0.40 हमने बनाया। यहाँ पे भी अगर 40/100 रहता तो हमने क्या करते हैं इसको, कि इसको काट देते 1 0 1 0, 1 अंक के बदले 1 अंक, और यहाँ पॉइंट, तो 0.4 आ जाता है यहाँ पे। तो ये दोनों बात तो एक ही, 0.4 यहाँ भी, 0.4 यहाँ भी, पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आपको बोला है कि 80% को बदलो भिन्न में, तो 80% को ऐसे लिखेंगे, 80/100 कर देंगे, ठीक है। काट दो इसको, 1 0 1 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4/5 आपका आंसर हो गया भिन्न में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मौलिक नियम जो है, अगर एक राशि है इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना m/100, 700 का 30%,
तो का मतलब गुना होता है 30/100, यहाँ पे काट छूट करके यहाँ पे ला सकते हैं। अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और प्रतिशत कमी के लिए भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका सवाल आ गया तो आई थिंक आपका सवाल आएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/10 को 10% हम लिख सकते हैं, ये सब ध्यान देने बात है। 1/10 को हम 10% लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 10/100 करेंगे अगर, ठीक है, तो 1 0 काटेंगे तो 1/10 ही ना बन जाएगा। अगर 1/20 है तो इसको 5% लिख सकते हैं। कैसे? 5/100 हुआ। देखिए फिर से मैं समझाती हूँ कि 1/20 है, इसको 5% कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5% जो है इसको 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। अब 5 से 20 काट सकते हैं, 5/100, तो ये ऊपर में 1/20 आ गया कि नहीं। तो ये आप याद करना था तो याद कर सकते हैं, वरना ये निकालने वाली चीज़ है, ये हर किसी को याद ही रहता है, तो इसे आप याद भी कर ले तो भी ठीक है, ठीक है। नहीं याद करेंगे तो भी बेसिकली याद निकाल सकते हैं आप, तो आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का अगर रहेगा, देखिए यहाँ पे अगर का रहेगा तो का को गुना बदल देंगे, 250 का 50%, ठीक है। का को हमने क्या कर दिया, का को हमने गुना में बदल दिया, क्योंकि का का मतलब गुना होता है। ये 1 0 काट दिया, 1 0 काट दिया, 25 25 125। इस तरह से सॉल्यूशन आपका जो है, क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, या फिर लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं और देख के आप सॉल्व कर लीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। तो प्रतिशत तो आपका इतना ही था। इसके बाद देखिए आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी आपका एक टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से इसको साधारण ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, इसको एकदम ध्यान से समझिए, जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। ब्याज, जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है तो एक निश्चित अवधि के पश्चात वह लिए हुए कर्ज अथवा धन के साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान भी करता है। जैसे कि मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे पास आए उधार लेने के लिए कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे उधार दे दीजिए 50 रुपया, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है आप ले लीजिए 50 रुपया, और बोलेंगे कि मुझे ना कि आप जो है 1 महीने के बाद ही मुझे लौटा पाएंगे 50 रुपया, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है आप 1 महीने के बाद लौटाइएगा, लेकिन मुझे 50 नहीं 60 रुपये चाहिए। तो वो जो 1 महीने का जो टाइम था, तो उसके लिए मैंने 10 रुपये बढ़ा दिया, है कि नहीं। तो वो जो 10 रुपये जो बढ़ा दिया, तो 10 रुपये वो तो ये ना हो गया, अगर देहाती की भाषा में बोले अगर, तो घूस हो गया या फिर सूद हो गया, सॉरी सूद हो गया। तो वो सूद वह हो गया, तो वही सूद को ही हम लोग ब्याज बोलते हैं, कि कुछ समय के बाद जो है ना, उसको हर एक दिन से मैं एक रेट फिक्स कर दूंगी कि आप जितना लेट करोगे उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो एक दिन में आपका 50 रुपये बढ़ेगा, इस तरह से। तो एक रेट फिक्स करना होता है कि आपका इस रेट से आपका पैसा बढ़ता रहेगा, और आप जब लौटाइएगा तो आपका इतना पैसा हो जाएगा। तो उस रेट को बोलते हैं दर, जिससे आपका जो पैसा बढ़ता रहेगा। और जो पैसा बढ़ जाता है, जैसे कि 50 रुपये आपने मुझसे कर्ज लिया, तो 50 रुपये के अलावा 10 रुपये जो बढ़ा हुआ पैसा था, वो 10 रुपये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे साधारण ब्याज वही है। तो निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, जो साधारण ब्याज कहलाता है। इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। मूलधन, जो मूलधन मतलब कि जो पैसा आप कर्ज लेते हैं, जैसे कि 50 रुपये जो आपने कर्ज लिया, वही आपका मूलधन हो गया, मूल पैसा मतलब कि असली पैसा। और दर, जिस दर से जो आपका जो ब्याज का पैसा बढ़ता है उसे बोलते हैं दर। तो इसको जो है R% या फिर दर जो हमेशा परसेंट में होता है, आपको देखने को मिलेगा। और मिश्रधन, तो जो आपने मुझे फिर जो आप मुझे 1 महीने के बाद जो 60 रुपये लौटाओगे, तो 50 रुपया और 10 रुपये दोनों लौटाओगे 60 रुपया, तो वो 60 रुपया क्या कहलाएगा, नहीं तो वो मूलधन है, नहीं तो वो ब्याज है। मूलधन तो 50 रुपये था जो असली बस आपने मुझसे कर्ज लिया था, तो 60 रुपये जो है वो मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन मतलब कि मिला हुआ धन। मिश्र मतलब मिला हुआ और धन मतलब पैसा, तो मिला हुआ पैसा, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो मूलधन भी मिला हुआ और ब्याज भी मिला हुआ है। 50 रुपये कर्ज भी मिला हुआ और 10 रुपये ब्याज भी मिला हुआ है। तो जो मिला हुआ पैसा होता है, जैसे कि मूलधन और ब्याज जो मिला हुआ होता है, उसे मिल कहते हैं क्या, मिश्रधन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो इसका है, वो ये एक है कि साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिश्रधन वाला है, ये अगर आपको निकालना है कि मिश्रधन निकालना है मुझे, तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है।
या फिर मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन माइनस ब्याज। क्योंकि अगर आपको एक फॉर्मूला हो पता होगा तो दूसरा फॉर्मूला आप निकाल ही सकते हो। तो इस फॉर्मूला सबको आप नोट कर लें और नोट करके याद कर लें। और अगर आपको देखिए मैं आपको एक सवाल बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको ये सवाल बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कि 100 रुपये पर 1% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। मतलब कि आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपये आपका कर्ज लेना है, 1% आपको दर है और 1 वर्ष का समय दिया हुआ आपको, तो आपका कितना सूद रहेगा 1 वर्ष में। 100 रुपये आपका कर्ज लिया हुआ और दर कितना 1% दर से ही आपका पैसा बढ़ेगा, सूद आपका 1% दर से ही बढ़ेगा और 1 वर्ष में आपको लौटाना है। तो ब्याज दर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन यहाँ पे 100 है, दर 1 है, समय भी 1 है कि नहीं, बटा 100 कर देंगे तो 1 रुपया जो आपका ब्याज बढ़ जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष में आपका कितना ब्याज बढ़ेगा 1 रुपया, और आपको लौटाना कितना होगा 101 रुपया। अगर आपको यहाँ मिश्रधन भी पूछता तो आप 101 रुपये बता देते, क्योंकि यहाँ पे ब्याज और मूलधन आपको जोड़ देना होता है। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल भी आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका भी एक टॉपिक है एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया तो क्षेत्रफल है। ये बेसिकली आपका कंसेप्ट वगैरह दिया हुआ है। समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला वह स्थान जो आकृति की सीमाओं के अंदर फर्श या धरातल के परिणाम के रूप में होता है। जैसे एक समतल आकृति वर्ग का क्षेत्रफल उसके चारों भुजाओं की सीमा के अंदर वह स्थान है जिसकी लंबाई चौड़ाई गुणनफल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ सारा का। यहाँ पे आप देखिए आयत है अगर, तो आयत का फॉर्मूला क्या होगा? आयत का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लंबाई गुनी चौड़ाई, ये सारे फॉर्मूले को आप याद कर लें। और देखिए आयत का फिगर ऐसा होता है, ये मैंने जो बॉक्स बनाया है इस तरह से होता है। ये जो लंबाई है ये जो लंबाई है ये 5 मीटर रहेगा, तो ये भी 5 मीटर होता है। और अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर रहता है। ठीक है ना, मतलब कि आयत का लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है। ठीक है, आयत का फिगर इस तरह से होता है। अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है, आप यहीं से फॉर्मूला जो है नोट कर लें। सॉरी, और इसके बाद अगर आपको वर्ग चाहिए तो वर्ग आपका सारा बराबर होता है। ये आपका वर्ग हो गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग का आपका सारा फॉर्मूला है। देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सारा भुजा जो बराबर होता है। ठीक है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, अगर ये 2 मीटर तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो सारा 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे भुजा गुनी भुजा है, परिमाप 4 गुनी भुजा है, विकर्ण √2 इंटू भुजा है। तो आपको निकालने के लिए अगर कोई फॉर्मूला दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे, उसमें अगर आपको भुजा दे दे तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आसान तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपका जो एक ब्याज तो आपने देख लिया साधारण ब्याज क्या होता है। एक चक्रवर्ती ब्याज भी होता है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है थोड़ा देख लें। जब उधार ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर उस धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर उस धनराशि और ब्याज के प्रयोग प्राप्त योग पर ब्याज लगाया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, अगर आपने मुझसे 50 रुपये उधार लिया है और 1 महीने का टाइम लेके और 10 रुपये अगर ब्याज हो गया, ठीक है, तो 60 रुपये टोटल हो गया। तो आपने फिर भी 1 महीने के बाद नहीं लौटाया तो क्या होगा? अब 60 रुपये जो है ना, अगर उसने समय पर नहीं दिया, यहाँ पर देखिए धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर उसे धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर धनराशि और ब्याज के प्राप्त योग पर ब्याज लगाया जाता है। तो जो अब जैसे कि 50 रुपये में ही हम लोग ब्याज लगा रहे थे कि 50 रुपये में 10% लगेगा, लेकिन अब आपने समय पर नहीं दिया तो अब जो है हम लोग जोड़ देंगे ब्याज। 60 रुपये ब्याज हो गया, अब 60 रुपये में फिर से ब्याज लगाइएगा, तो अब जो है दुगुना से ब्याज जुड़ते जाता है। और फिर अगर 1 महीने में अगर समझ लीजिए कि अब 20 रुपया बढ़ गया ब्याज, पहले तो 1 महीने में 10 रुपये बढ़ रहा था, अब जो है 1 महीने में अगर 20 रुपये ब्याज बढ़ गया तो हो गया 80 रुपया। तो अब 80 रुपये में फिर से अगर आप 2 महीने में नहीं दिए पैसा तो अब 80 रुपये का ब्याज आपसे लगेगा और 80 रुपये का रेट हम लोग निकालेंगे। और अगर फिर भी आप 2 महीने में पैसा नहीं दिए तो हो सके कि अगला महीना आपका 30 रुपये बढ़ जाएगा ब्याज, इस तरह से 110 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ब्याज पर जब ब्याज लगे तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब कि चक्र जैसा जो ब्याज है वो घूमते रहता है, इसलिए बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। इसके बाद आपका जो एक आयतन है, तो आयतन क्या होता है? तो आयतन बेसिकली यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होता है, क्योंकि ये 3D स्फीयर होता है, 3D फिगर होता है। तो यहाँ पे जो है सब कुछ जुड़ाता है। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे आपके लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप इसे याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हैं। और जो भी सवाल आपका आएगा
इसी से आएगा, ठीक है ना। अगर आपका सवाल आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका सवाल। आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आपको जो CC5 है BBMKU का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको कि आपका CC5 अब कंप्लीट हो गया। अब आप एकदम अच्छे से तैयारी करिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है ना। थैंक यू।